सो कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? स्केलर क्वांटिटीज मतलब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल्स: मास, टाइम, लेंथ। ये सारे के सारे तुम्हारे जो है दे आर स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोगों ने बोला था कि अगर हमारे पास एक मैग्नीट्यूड आ जाए और एट द सेम टाइम एक डायरेक्शन उसके साथ हमारे पास मिल जाए, देन इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डायरेक्शन हम लोग किस फ्रेमवर्क में देखते हैं? एक थ्री डायमेंशनल फ्रेमवर्क में देखते हैं। दैट इज हमारे एक्स, वाई और जेड एक्सिस में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है, जो पार्टिकल्स है, किस तरह से मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ पे पोजिशन है, कितने दूर है तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारा क्या बोलते हैं मायने रखता है। चश्मा क्या है तुम्हारा? अच्छा, चाहिए। सो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस की थी? फोर्स या तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बोल्ड में लिखा रहेगा, सॉरी, वेक्टर तुम्हारे बुक में या तो बोल्ड में लिखा रहेगा या तो एरो बना के लिखा रहेगा। आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं बोल्ड में क्यों लिखते हैं ये लोग, आई रियली डोंट नो। एरो 12th क्लास के सिलेबस में हमेशा एरो ही देखा है मैंने अब तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? वी डिस्कस दैट एक जो वेक्टर होता है एक रे की तरह होता है ना? हमारे जो ज्योमेट्री में हम लोगों ने लाइंस सीखे थे, रेज सीखे थे, लाइन सेगमेंट सीखा था। उसी तरह से हमारा जो वेक्टर होता है इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट जो तुम्हारा कंटिन्यू होते रहता है। यहाँ पे जो तुम्हारे रे के डायग्राम की तरह ही तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? यू हैव अ हेड, यू हैव अ टेल। और ये जो हेड है दैट इज द एरो मार्क रिप्रेजेंट्स कि तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में तुम्हारा ये पूरा का पूरा वेक्टर ट्रैवल कर रहा है, दैट्स व्हाट इज शोन। और कितना लेंथ ऑफ द वेक्टर, दैट इज कितना बड़ा लाइन तुम्हारा है, दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अगर तुम्हारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी लंबाई ज्यादा रहेगी, और अगर तुम्हारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है तो उसकी लंबाई कम रहेगी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम लोगों ने दो अलग अलग तरह के वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। एक तो था हमारा पोलर वेक्टर और एक तो था हमारा एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? जहां पे तुम्हारा आदि और अंत दोनों दिखता है ना? दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है और वो वेक्टर कहां पे जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसका हेड कितना दूर है, वो सब कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है ना? फॉर एग्जाम्पल यूजुअली फोर्स, लीनियर मोशन, डायरेक्ट लीनियर मोशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? पोलर वेक्टर्स देखने को मिलता है। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो वेक्टर्स जिनका कोई आदि और अंत नहीं है, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, दैट मींस तुम्हारा क्या बोलते हैं, यू नो कि that can only happen, axial vectors can only happen when you have a circular or a ring shape, और तुम्हारा या फिर क्या बोलते हैं एक स्पाइरल, ऐसे सिचुएशन में ही हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? वी सी द एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, हाँ, एक रिंग की तरह, ना ही उसके पास कोई बिगिनिंग है ना ही उसके पास कोई एंड है। मगर एक्सियल वेक्टर क्या डायरेक्शन हमें कैसे पता चलता है? अगर उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, कैसे उसका डायरेक्शन पता चलता है? उसके स्पिन के अकॉर्डिंग। या तो वो तुम्हारा क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा या तो तुम्हारा वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। जब हमारा कोई एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारे पास कहाँ डायरेक्शन जाना चाहिए? ऊपर की तरफ। अब जब क्लॉकवाइज तुम्हारा स्पिन कर रहा हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यू, अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो तो इट इज गोइंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो राइट हैंड थंब रूल है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड द एक्सियल वेक्टर्स। जब रोटेशनल मोशन में हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग इस पे और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सो फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पढ़ी इसके बाद। ठीक है, सो बेसिकली हमारे दो चीजें होते हैं। एक होता है मॉड्यूलस, दैट इज मैग्नीट्यूड, वेक्टर का कितना, मतलब क्या बोलते हैं कितना वेटेज है उसके पास, हाँ कितना, मतलब क्या बोलते हैं कितना अमाउंट है उसके पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस के अंदर तुमने क्या लिखा है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज क्या है? वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड रहता है और दूसरा क्या रहता है उसके पास? डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने एक अलग वेक्टर बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, है ना? तो बेसिकली ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। दूसरा हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के पास भी एक मैग्नीट्यूड है मगर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी है, इसलिए उसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है। समझ में आ गया? बिकॉज इट इज
द ओनली, अगर तुम क्या बोलते हैं एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, व्हाट हैपेंस, समथिंग हैपेंस ना। हाँ हाँ, उसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। हाँ, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी चीज को नेगेटिव नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। ये बात क्लियर है। सो अब हमारा जो यूनिट वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है ना, वो 1 होती है। उसका काम अपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के डायरेक्शन को बताना होता है। ठीक है, हमारे पास 3 अलग-अलग एक्सिस है और 3 अलग-अलग बेस यूनिट वेक्टर्स भी है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप बन जाता है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप बन जाता है और जेड एक्सिस के लिए तुम्हारा के कैप बन जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द जॉब ऑफ द यूनिट वेक्टर? द जॉब ऑफ द यूनिट वेक्टर इज नॉट टू शो हाउ बिग द क्वांटिटी इज, इट इज ओनली देयर टू शो किस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, हाँ, किस चीज को फेस कर रहा है। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर के एसेंस को समझने की कोशिश करो। अब हमें क्या बोलते हैं, हर बार यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहना पड़ेगा टू चेंज द डायरेक्शन। कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक काम करो, इस एक वेक्टर तुम्हें दे रखा हुआ है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में तुम क्या 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 करो, एक 20 न्यूटन के मैग्नीट्यूड को रख दो। सो बेसिकली कि एक वेक्टर से डायरेक्शन निकाल के उसमें एक अपना खुद का मैग्नीट्यूड थोप के क्या बोलते हैं, तुम एक अलग सा वेक्टर बना रहे हो। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना होता है। आई कैनॉट स्ट्रेस दिस इनफ। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत अलग अलग तरह के वेक्टर्स के बारे में समझने की कोशिश की। सबसे पहला क्या था हमारा, द नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? जिसका नो मैग्नीट्यूड, कोई मैग्नीट्यूड ना हो, एंड कोई भी अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड नहीं है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन दे रखा हुआ है, यूनिट वेक्टर भी नहीं है वो, क्योंकि यूनिट वेक्टर के पास एटलीस्ट मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये जीरो वेक्टर कहलाता है। द नल वेक्टर इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। बिना किसी क्या बोलते हैं, बिना किसी मैग्नीट्यूड के कोई भी डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, हाँ, वो तुम्हारे होते हैं क्या, दे आर नोन एज, इनको हम लोग पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं इन लोग। ठीक है, सो दीज आर आवर व्हाट, दीज आर आवर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने अपना पोजीशन जो है चेंज करके इस वाले डायरेक्शन में मैं फिर से 10 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। दोनों के दोनों फोर्सेस यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं, है ना। बोथ ऑफ देम आर कमिंग टुवर्ड्स योर डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, भले ही एक इस पोजीशन पे है, दूसरा इस पोजीशन पे है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, वी कॉल देम इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर डायरेक्शन में चेंज, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन में चेंज। फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन से ऐसे मैं क्या बोलते हैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तुम लोग उस डायरेक्शन से ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जिस तरह से 1 और -1 अगर ऐड कर दिया तो कैंसिल हो जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, एक वेक्टर और उसका नेगेटिव जो है, अगर इसको तुम ऐड कर दोगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गया? जब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज द नेगेटिव वेक्टर कॉन्स्टेंटली। ठीक है, एक का अगर तुम्हारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऐसा डायग्राम है, ठीक है, यू हैव अ डायग्राम लाइक दिस। ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है। ठीक है, हाँ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहेगा हमारा, अगर ये ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये तुम्हारा ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ कि ना, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमें अगर निकालना हो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इस जगह हमारा क्या यूज होता है, हमारा नेगेटिव वेक्टर यूज होता है। ए
माइनस बी। अब इसको क्या करना है, इसको हमें लेके यहाँ पे आ जाना है। ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये दोनों के दोनों अब इक्वल वेक्टर्स है। एक सिंगल एग्जांपल से मैं सब सारे के सारे टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये ए वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है, दोनों अलग अलग पोजीशन में है, मगर इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा हो गया बी वेक्टर, ये है, तो बी वेक्टर मेरा माइनस बी वेक्टर क्या करेगा, नेगेटिव वेक्टर ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिख गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा दो, दैट इज तुम्हारे पास कहां पे इस्तेमाल करना है, समझ में आ गया। इक्वल वेक्टर्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। हम लोग नेगेटिव वेक्टर का इस्तेमाल करके लिटरली एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस विल बिकम माय डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ में आ गया, यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं हम लोग समझ रहे हैं। ये कैसे सॉल्व करना है वो तो बाद में आएगा, ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट दैट राइट नाउ, मगर अभी के लिए दिस इज हाउ द नेगेटिव बी वेक्टर वर्क्स। ये बात क्लियर हो गई तुम लोगों को। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, को मतलब सेम, लीनियर मतलब पैरेलल, है ना, लीनियर मतलब पैरेलल, को पैरेलल वेक्टर्स। तुम्हारा डायरेक्शन मैटर नहीं करता, अगर तुम्हारा एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, भले ही मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूं, ठीक है, ये एक छोटा सा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, ये हाथ बड़े से मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, देयरफॉर दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा पैरेलल वेक्टर्स के अंदर क्या था, हाँ, पैरेलल वेक्टर्स आर द सेम एज तुम्हारा इक्वल वेक्टर्स की तरह भी बोल सकते हो। पैरेलल वेक्टर्स के अंदर क्या होता है, हाँ, तुम्हारे पास टू कोलिनियर वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा इक्वल वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, पैरेलल वेक्टर्स के अंदर क्या है, तुम्हारे पास डायरेक्शन सेम है मगर मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैरेलल है। तो इस तरह से समझने की कोशिश करो, जिस तरह से तुम लोगों ने वो क्या बोलते हैं शेप्स पढ़ते वक्त सबसे पहला शेप कौन सा पढ़ा था तुम लोगों ने, व्हेन यू वर लर्निंग, तुम्हारा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ कौन सा पढ़ा था, नहीं सर्कल नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने, तुम लोगों ने सबसे पहले ट्रेपीजियम पढ़ा था, है ना, जब तुम्हारा ये आता था ट्रेपीजियम पहले पढ़ा, क्योंकि उसके पास क्या था, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स थे। फिर तुमने क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा पैरेललोग्राम जिसके पास दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है। फिर तुमने क्या पढ़ा, स्क्वायर और तुम्हारा रेक्टेंगल, नहीं रेक्टेंगल पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा, फिर उसके बाद स्क्वायर और रोम्बस पढ़ा। रेक्टेंगल में क्या था, तुम्हारे दोनों के दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल भी है मगर वो दूसरे के इक्वल भी है और वो 90 डिग्रीज बनाते हैं। फिर हम लोगों ने अगर सारे के सारे साइड्स इक्वल हो गए तो हमारे दो दिशाएं बन गई, जहां पे एक ने रेक्टेंगल का क्या बोलते हैं 90 डिग्री एंगल ले लिया और बेसिकली तुम्हारा स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर बन गया, एक तुम्हारा रोम्बस बन गया। इसी तरह से तुम्हारा क्या होता है, सबसे ऊपर तुम्हारा कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया, कोलिनियर मतलब पैरेलल, ठीक है, दिस इज द कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर के नीचे तुम्हारा आता है कौन, कोलिनियर वेक्टर के बाद तुम्हारे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आ जाते हैं। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है कि डायरेक्शन सेम है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, डायरेक्शंस अलग है। फिर उसके बाद उसके भी नीचे तुम्हारा क्या आता है, हाँ, इक्वल वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। पहले तुमने क्या बोला, डायरेक्शन सेम है, ऐसे 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 देख लो, मच बेटर, दिस इज योर कोलिनियर वेक्टर, दिस इज योर पैरेलल वेक्टर, दिस इज योर एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के अंदर तुम्हारा क्या आ रहा है, अगर एक स्पेशल केस जहां पे तुम्हारा डायरेक्शन भी सेम है मैग्नीट्यूड भी सेम है तो हम उसे इक्वल वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर के अंदर तुम क्या डाल सकते हो, नेगेटिव वेक्टर जिसका डायरेक्शन अलग है मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और अगर ये कुछ भी ना हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है, हाँ मैग्नीट्यूड भी नहीं है डायरेक्शन मीनिंगलेस है, हाँ उसको हम नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर कह देते हैं।
तो अगर इसको अगर तुम इमेजिन कर सकते हो सारे के सारे वेक्टर्स को, देन इट विल बिकम मोर एंड मोर इजी फॉर यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर आता है हमारे पास दो या दो से अधिक हो। ठीक है, सारे के सारे तुम्हारे पास दो या दो से अधिक अगर वेक्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, देन व्हाट यू डू, तुम चेक करते हो कि क्या ये तीनों के तीनों मेरे प्लेन में है कि नहीं। दो वेक्टर्स हमेशा क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, वही सेम डाला, क्या बोलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे तीन पेन्स रख दिए, ठीक है, आई कीप थ्री पेन्स लाइक दिस, और ये तीनों के तीनों एक ही फ्लैट सरफेस पे अगर एग्जिस्ट करते हैं, इफ दे ऑल एग्जिस्ट इन द सेम फ्लैट सरफेस, तो हम लोग क्या बोल देंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। एक बात बताओ, क्या दो वेक्टर्स कोप्लेनर हो सकते हैं? कोई भी दो वेक्टर्स कोप्लेनर हो सकते हैं क्या? हाँ, पक्का ना? हाँ, तीन वेक्टर्स में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे और ऐसे रख दूं इसको, है ना, एक पेन को ऐसे रख दूं और एक पेन को ऐसे रख दूं, आई कैन यू सी द सरफेस जो बन रहा है तुम्हारा, ये वाला सरफेस बेसिकली, है ना, ये एक एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस हो गई, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स इस वाले सरफेस पे मौजूद है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ऐसे टर्न कर दूं तो भी मेरे को एक प्लेन सरफेस मिल रहा है, ऐसे टर्न कर दूं तो भी मेरे को एक प्लेन सरफेस मिल रहा है, नीचे की तरफ कर दूं तो भी प्लेन सरफेस मिल रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे रख दूं, ये तो मेरा प्लेन सरफेस है ही, है ना, दिस इज माय प्लेन सरफेस। ठीक है, तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रह सकते हैं। हाँ, इसका ये हम्म, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रह सकते हैं। सो इफ ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, इनका एडिशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, सब्ट्रैक्शन करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, सो कोप्लेनर वेक्टर्स, ये वाला भी समझ में आ गया, द कोप्लेनर वेक्टर। फिर उसके बाद हम आता है को इनिशियल वेक्टर्स, जिसका मतलब क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। ठीक है, इनिशियल वैल्यू सेम थी, इनिशियल लोकेशन सेम था। हाँ, एक जगह से शुरू किए, एक एक तरफ चला गया, दूसरा दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स, स्टार्टिंग पॉइंट सेम। जैसे तुम्हारे पास फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर सीखोगे, तुम्हारा फ्लूइड एक जगह आ रहा है, एक जगह से ऐसे जा रहा है, एक जगह से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास फ्लो, तुम्हारा इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल लोकेशन सेम था, यू जस्ट डाइवर्टेड देम इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, अगला ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, दैट इज दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, सो हमारा जो यूनिट वेक्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड की कैप, दे आर बाय नेचर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है, और जेड तुम्हारे एक्स के परपेंडिकुलर है। सो बाय नेचर दे आर व्हाट, दे आर ऑर्थोगोनल 90 डिग्रीज। क्या ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर्स नहीं, नहीं, इनिशियल और एक फाइनल थे। हाँ, एग्जैक्टली, दोस वेक्टर हु, सारे के सारे ऑप्शंस बोल रहे हो। हाँ, और कुछ बचा है? हाँ, दोस वेक्टर्स whose initial point is fixed and localized, that is तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने सबको एक ओरिजिन के साथ, एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ हम लोगों ने कंपेयर करके रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द लोकलाइज्ड वेक्टर। और यूजुअली हमारा जो रेफरेंस पॉइंट या फिर जिसके अक्रॉस हम लोग सारा का सारा वेक्टर का खेल खेलते हैं, वो कौन है, ओरिजिन, है ना। ओरिजिन के अक्रॉस ही हम लोग सारे के सारे वेक्टर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता चलता है। ठीक है, नाउ नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स मतलब रैंडम आर्बिट्ररी पोजीशन में, आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, किसको किसी के बारे में कुछ पता नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है, नाउ vectors whose initial point is not fixed and are known as non-localized vectors. Velocity vector of a particle moving in a straight line is a non-localized vector. फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, वो क्या था, पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर हमारा क्या कहता है, हाँ, नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, दैट इज फाइन। ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर ओरिजिन ले रहे हो, मैंने ओरिजिन सुना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सुनने से ही मैंने क्या बोलते हैं, उसको खारिज कर दिया, सॉरी। So a vector which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called a position vector.
ठीक है, दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर। तुम्हारा पोजीशन वेक्टर यूजुअली क्या दिखाता है पता है? कितना डिस्टेंस दूर है, एग्जैक्टली जो उसने बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हारा बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट, ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और ये पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है पता है? हाँ, हर चीज को क्या बोलते हैं, जैसे भी लोकलाइज कर देना। पोजीशन वेक्टर का काम क्या है? टू लोकलाइज द पॉइंट्स विद सम रेफरेंस। ठीक है, अगर तुम्हें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें कोई ना कोई फ्रेमवर्क के अंदर रखना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं कि पॉइंट्स कहाँ पे है। अगर पॉइंट्स पता ही नहीं रहेंगे कैसे ऐड करोगे, है ना? मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो, तुम टेप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? मगर अगर मैं बोल दूं कि वो मेरा ओरिजिन है, ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं, मेरा जो रूम का कॉर्नर है उसको अगर मैं ओरिजिन मान दूं, देन यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि ये पूरा का पूरा इसका एक्स वाई जेड कहाँ पे होगा, इसका एक्स वाई जेड क्या होगा। यू हैव लोकलाइज्ड इट टू एन ओरिजिन। एक ओरिजिन के अंदर तुमने लोकलाइज करके रखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोजिशनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा एक क्या बोलते हैं, मैंने पार्टिकल को रखा हुआ है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम टी यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरा, यहां से इस पॉइंट से, ये क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे आने के लिए हाउ मच डिस्प्लेसमेंट टुक प्लेस। ठीक है, वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेवल का पोजीशन निकालना पड़ेगा, इस लेवल तक का पोजीशन निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ता है। दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट मींस, राइट? फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल लोकेशन अगर तुम कर दोगे, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस कर दोगे, तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। सो पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता होगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर निकाल पाएंगे। दे आर बोथ इंटरट्वाइंड, ठीक है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? सो पोजीशन वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, ठीक है। चलो, its object, it tells us about the minimum distance of an object from the origin or O। origin O से कितना डिस्टेंस है वो दिखाता है। it tells us about the direction of the object with respect to the origin। origin के हिसाब से वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, हाँ, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमें दिखाता है पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशंस। ठीक है, तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता। देखो, हम लोग जो बोल, तुम लोगों ने इससे पहले ये स्ट्रेंज चीज कहाँ सुनी थी? हाँ, तुम्हारा वर्क डन, हाँ, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर था तुम्हारा 9th क्लास में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? हाँ, तुम लोग जैसे अगर रिया क्या बोलते हैं, घर से यहाँ पे साइकिल से आई, हाँ, हाँ, ये क्या बोलते हैं, कार से आए, तुम बाइक से आए, हाँ, तुम चल के आए। अगर ऐसा हो रहा है, एक ही लोकेशन में तुम सब लोगों ने स्टार्ट किया और तुम सब लोग यहाँ पे आके पहुंच गए, तो वर्क डन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। हमें क्या, वो फिजिक्स, हम फिजिक्स तुम्हें क्या बोलेगा, सब लोगों ने सेम काम किया है। हाँ, सब लोगों ने, हर किसी ने सेम काम करके रखा हुआ है ना? वही चीज यहाँ पे भी हमें लगती है, ठीक है। डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तुम भले ही पूरी की पूरी दिल्ली घूम के मेरे घर आ जाओ, वर्क डन विल बी द सेम। क्यों? डिस्टेंस तुम्हारा देखता है, सॉरी, वर्क डन तुम्हारा सेम नहीं रहेगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी द सेम। चलो, यहाँ पे द वेक्टर विच टेल्स अस, ये तो हो गया था हमारा, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर अगर तुम्हारे पास एट t इज इक्वल टू r1 दे रखा है, दैट इज a का पोजीशन वेक्टर तुम्हारा दे रखा है t एट r1, और पोजीशन वेक्टर तुम्हारा b दे रखा है t डैश एट r2, सॉरी, t डैश में तुम्हारा ये वाला पोजीशन r2 तुम्हारा वेक्टर दे रखा हुआ है, r1 और r2 तुम्हारे बोल्ड में है। सो ये तुम्हारे क्या हो गए, दिस बिकम योर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a एंड b। और अगर तुम्हें, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, हाँ, इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ए बी निकालना है, तो इस छोटे से तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, ये वेक्टर है, इसमें हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन भी पता चल जाता है, कहां से कहां पे जा रहा है, ए बी, ए टू बी जा रहा है ना, ए टू बी जा रहा है। प्लीज कंफ्यूज मत हो, ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइन सेगमेंट की तरह तुम लोगों ने ए बी या बी ए कुछ भी लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, नहीं, कहां से शुरू हुआ और कहां से जा रहा है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, हाँ बोल सकते हो, क्योंकि बी ए वेक्टर ए बी वेक्टर का नेगेटिव ही तो है। बी ए वेक्टर इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ ए बी ए वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 भी 1 ही होता है तुम्हारा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो इस वेक्टर से ही हमें क्या पता चल रहा है, ए से शुरुआत हुई बी की तरफ गया, सो हमारा ओ द डिस्प्लेसमेंट विल बी ओ बी वेक्टर which is the position vector of B minus OA vector which is the position vector of A। समझ में आ गया। इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। और हमारे इस क्वेश्चन के केस की तरह देखें तो ये हो जाएगा हमारा R1 माइनस R, यहाँ पे B जा रहा ना, R2 माइनस R1, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ B और पोजीशन वेक्टर ऑफ A भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, हमारे पास अगर दो वेक्टर्स दे रखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर तुम्हें दे रखा हुआ है ए प्लस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और बी वेक्टर का तुम्हारा पोजीशन वेक्टर दे रखा हुआ है सी आई कैप प्लस डी जे कैप। तो तुम्हारा यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए ओ, ये तुम्हारा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू सी आई कैप प्लस डी जे कैप माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, बी जे कैप। सो आई को आई के साथ रख दो, जे को जे के साथ रख दो, तो क्या मिलेगा तुम्हें, सी आई कैप माइनस, सॉरी यहां पे सी माइनस ए आई कैप प्लस डी माइनस बी जे कैप, सी माइनस ए आई कैप और डी माइनस बी जे कैप हो जाएगा तुम्हारा। दिस बिकम्स व्हाट, योर ए बी वेक्टर व्हिच इज आल्सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करें, रूट निकाल, हाँ बोलो। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करें, we will just have to do the x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square the whole root, the same thing जो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, है ना। 10th क्लास में यू स्टडीड अबाउट दिस, किस तरह से हमें डिस्टेंस निकालना होता है, वो सब कुछ पढ़ लिया था। वही चीज यहाँ पे भी करना है। अगर दो वेक्टर्स ही है हमारे पास, आई और जे वेक्टर्स ही है, दैट मींस एक दो प्लेन, एक टू डायमेंशनल तुम्हारा वेक्टर सिस्टम निकल के आ रहा है, तो उस टू डायमेंशनल वेक्टर सिस्टम में तुम्हारे पास x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर ही रहेगा। थ्री डायमेंशनल है तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर का होल रूट तुम्हारा मैग्नीट्यूड बन जाता है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ रियल नंबर और अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब हम लोग एक रियल नंबर या फिर एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, दो चीजें बन सकती है। अगर तुम्हारा नंबर पॉजिटिव है, अगर तुम्हारा नंबर पॉजिटिव है तो तुम्हारा वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, उसको तुम क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारा 8 आई कैप प्लस 10 जे कैप बन जाएगा। ठीक है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एक सिंगल क्वांटिटी को तुमने पूरे के पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर द डायरेक्शन रिमेन द सेम, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स एंड द वाई, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स का तुम्हारा क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर क्वांटिटी। मगर अगर तुम इसी में माइनस कर दो तो, माइनस करते वक्त इट्स योर मैग्नीट्यूड इज नॉट ओनली इंक्रीजिंग बट व्हाट इज हैपनिंग, तुम्हारा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अगर तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 3 आई कैप 4 जे कैप तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो तुम्हारा माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, दैट इज इसको जब हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज डायरेक्शन उसका सीधा का सीधा ऑपोजिट हो जाएगा। सो बेसिकली माइनस करने के बाद यू गेट व्हाट, यू गेट अ नेगेटिव वेक्टर।
समझ में आ गया? जब हम लोग किसी चीज़ को माइनस कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एंटी पैरेलल वेक्टर मिल सकता है। अगर -1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा और अगर हम लोगों ने माइनस कोई भी चीज़ है, -3, -5, -10 इन सब लोगों से अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट एन एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है? हमारे डायरेक्शन के 180 डिग्रीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा अगर एक वेक्टर बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है? फिर ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। नाउ सिमिलरली ये हो गया, ठीक है फाइन। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है जब हम लोग दो तुम्हारे पापा कॉल कर रहे थे भैया तुम्हारे। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। ठीक है अंकल, अभी दे रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जब हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज तुम्हारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने एक एक काम किया, तुमने एक बेसिकली एक हाथ में 10 किलो का डंबल उठाया, फिर उसके बाद दूसरे हाथ में तुमने 20 किलो का डंबल उठाया। ठीक है? तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है? एक साथ 30 किलो उठा रही है। तुम क्या कर रहे हो? तुम बेसिकली एक 30 किलो का क्या बोलते हैं बारबेल रख सकते हो और उसी से पुशअप कर सकते हो। वो इट प्रैक्टिकली मीन्स द सेम थिंग ना। तुम्हारे पास एक हाथ में 10 किलो था, दूसरे हाथ में 20 किलो था। ठीक है? यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट इट अप। इट्स नॉट द सेम थिंग, आई नो। सेम थिंग नहीं होता। चलो सेम ही कर देते हैं। एक हाथ में 15 किलो, दूसरे हाथ में भी 15 किलो। ठीक है? नाउ अगर तुम एक साथ ऐसे-ऐसे कर रहे हो, उसके जगह तुम क्या कर सकते हो? यू कैन हैव वन सिंगल बारबेल। जो 30 किलो का है, वही चीज़ हम लोग वेक्टर के साथ भी करते हैं। अगर हमारे पास अलग-अलग, अलग-अलग वेक्टर्स एक साथ निकल के आ रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे हमारे को क्या करना है, हमें एक तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये सारे के सारे फोर्सेस, ये सारे के सारे वेलोसिटीज़, ये सारा का सारा एक्सीलरेशन जो एक इस पार्टिकल पे लग रहा है, उसके कारण ये पार्टिकल जाएगा कहाँ पे? है ना? ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही है तुम्हारे पास, तो ये जाएगा कहाँ पे? इसका क्या बोलते हैं जाने का डायरेक्शन कहाँ होगा? इसका जाने का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर दिखाता है। ठीक है? This is what the resultant vector tries to tell you. The resultant vector of two or more vectors is defined as the single vector which provides the same effect as two or more vectors combining produce combined combinedly produces. Okay, these are two types. ठीक है? There are two types when two vectors are acting in the same direction. ठीक है? That means जैसे नाइन्थ क्लास का अगेन एक बक्सा है, दो लड़के लोग क्या बोलते हैं उस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। है ना? दैट इज सेम डायरेक्शन और क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड भले ही अलग-अलग हो, द forces or the vectors will simply get added up. The resultant vector will become a plus b, है ना? द रिजल्टेंट वेक्टर विल बिकम a प्लस बी और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इन दोनों ही वेक्टर्स के डायरेक्शन में होगा। नाउ अगर तुम्हारे दोनों के दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली ऑपोजिट है, दैट इज एक अगर तुम्हारा जा रहा है, दूसरा क्या है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज एक तुम्हारा अगर वेक्टर है, दूसरा तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है? अगर सेम मैग्नीट्यूड का हुआ तो नेगेटिव वेक्टर, अगर तुम्हारे डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स का हुआ तो एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है? क्या होगा? तब हमारा क्या होता है सेम
सेम सिचुएशन, तुम्हारे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स में एक बच्चा यहाँ से क्या बोलते हैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक आदमी यहाँ से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बच्चा ऑब्वियसली हारेगा। मगर बिकॉज उस बच्चे ने 20 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा हुआ है, उस आदमी का पूरा 100 न्यूटन उस पर लगेगा नहीं, वो कट के तुम्हारा 80 न्यूटन ही क्या करेगा उस बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर पाएगा। ओनली 80 न्यूटन विल बी द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे ज्यादा मैग्नीट्यूड था, जिसके पास ज्यादा मैग्नीट्यूड था वो डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है ना। Did you understand this logic? यही चीज हमारा यहाँ पे हो रहा है। When two vectors are acting in mutually opposite directions, तो हमारा a minus b का मैग्नीट्यूड हो जाता है, becomes the magnitude। और जो भी बड़ा है, whoever is bigger, whoever is stronger, उसके डायरेक्शन में तुम्हारा ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर निकल के चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, the resultant vector becomes a minus b, direction depends on who is stronger। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। अगर तुम्हारे सारे के सारे वेक्टर्स को अगर तुम डायरेक्शनली एक के अलाउंग एक के अलाउंग एक के अलाउंग कर दो और फाइनली तुम अपने इनिशियल लोकेशन में वापस पहुंच जाते हो, देन व्हाट हैपेंस, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सारे के सारे वेक्टर्स का सम जो है जीरो है, क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, वी हैव कम बैक टू द इनिशियल लोकेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम पूरी की पूरी दुनिया घूमने चले गए, फिर वापस तुम क्या किए, अपने घर के अंदर घुस गए, है ना। So the displacement of you, even though the distance traveled by you is vast, it's vast, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं फाइनल लोकेशन तुम्हारा घर ही है ना, तुम्हारा फाइनल लोकेशन घर ही है, इसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज बिकमिंग जीरो। इसी तरह से अगर सभी के सभी वेक्टर्स को तुमने लाइन में रख दिया, ठीक है, सारे के सारे वेक्टर्स को लाइन में रख दिया ऐसे करके, और तुम्हारा जो जैसे यहाँ पे देखो, इसमें तुमने पी से स्टार्ट किया, पी से स्टार्ट करके क्यू में गए, क्यू से स्टार्ट करके ओ में गए, ओ से वापस तुम क्या कर रहे हो, पी में आ रहे हो, है ना। सो इन तीनों का सम तुम्हें क्या कर रहा है, एक ही पोजीशन पे लेके आ जा रहा है। वही पोजीशन पे लेके आने के कारण इन सभी के सभी वेक्टर्स का जो सम है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे भी ठीक है, ए अगर ओ से स्टार्ट किया है, मान लो ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, और वापस तुम ओ पे ही आ गए, तो सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स को अगर तुम ऐड कर लोगे तो भी तुम्हें जीरो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट अ जीरो वेक्टर, बिना सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस इन योर बुक जहां पे तुम्हारे पास 5 से 6 वेक्टर दिए रहेंगे, ठीक है, हाँ 5 से 6 वेक्टर अगर तुम्हें दिए हुए हैं, और अगर क्या बोलते हैं सभी को क्या बोलते हैं अगर तुम अलाइन करके ऐड कर दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा जीरो मिल रहा है, देन आराम सो मत, हाँ थप्पड़ मार दूंगा मैं। ठीक है, सडनली उठ जाते हैं लोग, मेरे टीचर्स ऐसे ही करते थे, ठक करके। So there is no linear motion of the object, that is the resultant force on the object is zero। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, दैट इज तुम्हारा जीरो वेक्टर। हाथ नीचे रख लो, हाथ नीचे रख लो, हाँ थोड़ा बहुत बॉडी को स्ट्रेन करो। देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द टॉर्क ड्यू टू द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ तुम लोगों को। जैसे अगर यहाँ पे तुम्हारे पास एक फोर्स ऐसा आ रहा है, एक फोर्स ऐसा आ रहा है, एक फोर्स ऐसा आ रहा है, दूसरा फोर्स ऐसा आ रहा है, ठीक है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ठीक है, हम इसके अंदर अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दूं, ठीक है, हाँ ऐसे लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, है ना, इट वोंट रोटेट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर दूं, इफ आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस, इट्स नॉट गोना रोटेट। मगर अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूं और यहाँ पे फोर्स लगाऊं, फिर मैं फोर्स लगाने की कोशिश करूं, क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू करेगा। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तुम्हारा रोटेशन भी नहीं होता है। देख लो यहाँ पे, ठीक है, इफ आई एम होल्डिंग माई बुक लाइक दिस, ऐसे अगर मैं दोनों के दोनों फोर्सेस को ऐसे क्या बोलते हैं लगाने की कोशिश करूं, ये बुक रोटेट नहीं करेगा। मगर एक फोर्स को थोड़ा नीचे कर दो, दूसरे फोर्स को थोड़ा ऊपर कर दो, अब फोर्स लगाओ, रोटेट हो गया तुम्हारा।
आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, क्या बोलते हैं, मैं जानबूझ के रोटेट नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इज, क्या बोलते हैं, पुटिंग अ फोर्स। इस डायरेक्शन में मैं फोर्स पुट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स पुट कर रहा हूँ, फोर्स पुट किया, रोटेट हो गया बुक। समझ में आ गया? तो टॉर्क डेवलप नहीं होता है तुम्हारा। जब तुम्हारे इक्वल फोर्सेस होते हैं, सारे के सारे फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो तुम्हारा जो टॉर्क है, अब तुम लोग बोलोगे टॉर्क होता क्या है? टॉर्क इज योर, क्या बोलते हैं, रोटेशनल फोर्स। ठीक है, रोटेट करते वक्त जो तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बॉटल को अगर मेरे को खोलना है, मान लो, ठीक है, इस बॉटल को खोलना है, तो आई हैव टू अप्लाई अ टॉर्क। मेरे को एक टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तुम लोगों ने, अगर बाइक के एंथुसियास्ट हो, ठीक है, तुम लोगों ने वहां पे भी देखा होगा कितना टॉर्क लग रहा है। हाँ, टॉर्क तुम्हारा न्यूटन मीटर। हाँ, हाँ, वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा, नहीं, एक्सिस के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, नहीं, दिस इज नॉट द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो, ऐसा एक पेन है तुम्हारे पास, तुमने क्या कर रहा है, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू अ टैंजेंट, तुम लोगों ने पूछा तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूँ, ये मेरा क्या है, दिस इज माई एक्सिस। एक्सिस के अक्रॉस अगर यहाँ पे अगर मैं रोटेट करने की कोशिश करूँ, तो मेरे को बहुत मुश्किल होगा रोटेट करना, है ना? हाँ, मगर जैसे जैसे मेरे इस एक्सिस पॉइंट से मेरा दूर जा रहा है, इट इज इजिली बिकमिंग इजियर फॉर मी टू रोटेट द पेन। अब तुम लोगों ने रेंच यूज किया है कभी, स्पैनर या फिर रेंच यूज किया है? तो तुम्हारा वो रेंच किस लिए होता है? क्योंकि तुम लोग जो है, एक छोटे से नट को अपने हाथ से रोटेट करने में फट जाती है तुम लोग, है ना? अगर टाइटली बाउंड है, एक नॉर्मल नॉर्मल तुम्हारा नट है, उसको हाथ से खोलने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल लगेगा। मगर तुम क्या कर रहे हो, एक रेंच का इस्तेमाल करके या फिर एक स्पैनर का इस्तेमाल करके तुम एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क तुम्हारा इंक्रीज हो जा रहा है। जितना लंबा लीवर होगा, जितना लंबा तुम्हारा रॉड होगा, उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक और चैप्टर है। ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग टॉर्क के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिजिक्स को अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो बहुत बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट, सो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होते वक्त क्या होता है, नो लीनियर मोशन एंड नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नो लीनियर मोशन एंड नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो अलग अलग तरह के एडिशंस है। एक है, ये दोनों के एडिशंस मैंने कल की क्लास में भी बताया था, हमारा जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है, वो हमें सेम ही मिलेगा। इट्स नॉट गोना चेंज जस्ट बिकॉज तुम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। समझ में आ गया? तो यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय आइदर, तुम्हारा क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यू कैन फाइंड इट यूजिंग तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आंसर तो सेम ही आना है ना। हाँ, तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो जो मेथड तुम्हें कॉन्फिडेंट लगे, सी, एग्जाम में क्या होता है, तुम्हारा क्लिक होना चाहिए। थोड़े पर्टिकुलर शेप्स के लिए तुम लोगों ने ट्रायंगुलर मेथड का इस्तेमाल किया होगा, थोड़े पर्टिकुलर शेप्स के लिए तुमने पैरेललोग्राम मेथड का इस्तेमाल किया होगा। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। कैसे, दो, ये नहीं लगना चाहिए अरे अगर मैंने ये वाला मेथड कर दिया तो क्या मेरे को गलत आंसर मिलेगा, नहीं, सेम आंसर ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड इफ बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम नेचर। नेचर सेम होना चाहिए। तुम न्यूटन्स को टॉर्क के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तुम एक ग्रेविटेशनल फील्ड को तुम क्या बोलते हैं, इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। नो सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड को तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। दोनों का यूनिट अलग अलग है। अगर तुम्हारे यूनिट से सेम है, इफ यू हैव द सेम यूनिट्स, तो तुम दोनों के दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, यहाँ पे द ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हेल्प्स अस इन विजुअलाइजिंग द वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे एक क्या बोलते हैं, जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था, दो चार्जेस है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट है, कितना नेट फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके इस तरफ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होके फोर्स इस तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारे दोनों के दोनों फोर्स लग रहे हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, चलो ड्रॉ ही कर देता हूं। यहाँ पे अगर ये तुम्हारा पॉइंट ए है और ये तुम्हारा पॉइंट बी है और ये तुम्हारा पॉइंट जो है ये सी है, मान लो कि ए सी को धक्का दे रहा है। ठीक है, ए सी को धक्का दे रहा है और फोर्स अप्लाई करके इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तुम्हारा जो बी है, सी को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, बी तुम्हारा सी को अपनी तरफ खींच रहा है,
तो अगर ये दोनों के दोनों फोर्सेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारे एक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ना ही इसके डायरेक्शन में जाएगा ना ही इसके डायरेक्शन में जाएगा, वो एक रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा। और ये रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ द रिजल्टेंट फोर्स वर्क्स। ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर्स लगे हुए थे सी पे, एक धक्का दे रहा था, एक तुम्हारा खींच रहा था, है ना। एक धक्का दे रहा है, दूसरा तुम्हारा खींच रहा है, तो तुम्हारा ये जो रिजल्टेंट फोर्स है कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें हमारे सभी के सभी क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। वी कैन विजुअलाइज हाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, और इस विजुअलाइजेशन करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड है, ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो triangular law of addition क्या कहता है? This law states that if two vectors can be represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order. Taken in order का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। Taken in order का मतलब एक के बाद एक। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है और इसी के एंड से इसके इसके खत्म होने से यहाँ पे तुम्हारा नया वेक्टर शुरू हो रहा है। Taken in order, ठीक है। देन क्या होता है, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, then the result then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite side, यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऑर्डर, पहला ऑर्डर तुम्हारा ऐसा है, दूसरा ऑर्डर ऐसा है, मगर तीसरा ऑर्डर क्या है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये जो तीसरा है ये तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, द डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां पे होगा। नाउ ये मैंने कल के क्लास में भी बताया था तुम लोगों को कि ये जो डायरेक्शन है किसी एक वेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों के दोनों वेक्टर पे डिपेंडेंट है। यहां पे देखो, अगर तुम्हारे पास ये वेक्टर इसको इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, यहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये वेक्टर क्या कर रहा है, इसको अगर पैरेलली यहां पे उठाए, यहां पे जाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा वेक्टर ना ही इसके साथ है ना ही इसके साथ है, वो अपनी खुद की जिंदगी में मस्त है ना। वो क्या बोलते हैं, इन दोनों के डायरेक्शन में ही नहीं जा रहा, वो तुम्हारा क्या बोल, इन दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है। इट इज गोइंग इन द रिजल्टेंट डायरेक्शन, नॉट इन एनी ऑफ दीज वेक्टर्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ये बात? ओके, consider two vectors a and b that lie in a plane as shown in figure. Draw a vector OM equal and parallel to the vector a as shown in figure b. फिगर बी में तुम क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली ये जो वेक्टर है, ठीक है, फ्रॉम द हेड ऑफ ओएम, ओएम के हेड से, एम उसका हेड है, उससे तुम क्या शुरू कर रहे हो, दूसरा वेक्टर को शुरू कर रहे हो, एम एन, एम एन इक्वल एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी, देन द रिजल्टेंट वेक्टर ओ एन इस क्या, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का हमारा एडिशन बन जाता है। ठीक है, द रिजल्टेंट वेक्टर ओ एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम एन, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स ए बी, ए प्लस बी बिकम्स ए बी। ठीक है, नाउ ये वाला तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन कर लिया था, डोंट हैव टू डू इट अगेन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, हम वो बोल रहा है कि इफ वी इमेजिन द वेक्टर्स दैट मस्ट टू बी एडेड as the two adjacent sides of a parallelogram, हम लोगों ने दो जो वेक्टर ऐड करने हैं उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, दो adjacent sides of a parallelogram मान रहे हैं। तो जो जो इमेजिनरी पैरेललोग्राम हम लोगों ने बना के रखा हुआ है उसका जो डायगोनल है, वो डायगोनल का लेंथ और डायगोनल का डायरेक्शन हमारा रिजल्टेंट वेक्टर दिखाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगेन एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है तुम्हारे पास जिसको हम लोग बोलेंगे ए, यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है, यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम को अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, ये सी है और ये डी है। दो वेक्टर्स ही थे तुम्हारे पास, ए बी और ए डी था तुम्हारे पास।
अब इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, हमारे इस इमेजिनरी पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर है। इसका डायरेक्शन कहां पे है, इस डायगोनल की डायरेक्शन जहां पे है वही डायरेक्शन तुम्हारा निकल के आता है। ये क्लियर है ये बात। सो यही है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में तुम्हारा थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर और उसका थर्ड साइड का क्या बोलते हैं जो डायरेक्शन है वो भी हमें उसी से मिल जाता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों के दोनों वेक्टर्स को हम लोगों ने एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मान लिया होता है और एडजेसेंट साइड जो तुम्हारा जो एक डायगोनल बाहर निकल के आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस रिप्रेजेंट्स माय a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेरा ऐसा रिप्रेजेंट हो जाता है। ये क्लियर हो गया ये बात, इज दिस अभी क्या अच्छी समझ में आ रहा है ये चीज। सो ball is simultaneously given two velocities of 30 meters per second due east and 40 meters per second due north respectively. Find the resultant vector. ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, एक तुम्हारा ईस्ट में दे रखा हुआ है, एक तुम्हारे नॉर्थ में दे रखा हुआ है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, ये जो OC है, OC इज द डायगोनल, है ना, OC हमारा डायगोनल है। नाउ लकीली फॉर अस ये दोनों के दोनों जो वेलोसिटीज है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। सो दिस पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली बिकम्स व्हाट, हाँ, अ रेक्टेंगल बन जाता है ना। सी तुम्हारा पूरा का पूरा जो अगर एक पैरेललोग्राम को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके एंगल्स को 90 डिग्री बना देते हो, पैरेललोग्राम इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ कितना होता है, अगर तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा हुआ है जिसका लेंथ है L, ब्रेथ है B, तो तुम्हारा डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल का थर्ड साइड ही निकाल रहे हो, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। देखो रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 30 स्क्वायर प्लस रूट 40 स्क्वायर, तुम्हारा 50 मीटर्स पर सेकंड आ गया। अब डायरेक्शन किसके बराबर है, डायरेक्शन हमें क्या करना पड़ता है, tan थीटा लेना पड़ता है। हमें ये पता है ऑपोजिट साइड क्या है 4, एडजेसेंट साइड क्या है हमारा 3, सॉरी 40 और 30 है, तो 4/3 हो गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, therefore tan इनवर्स 4/3 gives you 53.8 डिग्रीज। हाँ 53 डिग्रीज 8 मिनट्स, सॉरी। हाँ ये देखो, हाँ यहाँ पे तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, ये है मेरा थीटा, ठीक है। हाँ ये है मेरा 30 मीटर्स पर सेकेंड, ये है मेरा 40 मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट को मारो गोली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो। मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है, अच्छे से नींद आ रहा है तुम्हें, अच्छे से क्या बोलते हैं, आ रहा हो क्या वो, हाँ सुन रहे हो क्या बोलते हैं, मुंह धो के आ जाओ प्लीज, जाओ 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 गो। हाँ नहीं मुंह धो के आओ, हाँ बैठे बैठे क्या बोलते हैं, आंख लाल हो रहा है तुम्हारा, जाओ। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/30। अब हमें थीटा निकालना है, थीटा इज द डायरेक्शन, थीटा हमारा क्या दे रहा है, हमारा डायरेक्शन दे रहा है ना। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 40/30, ठीक है। ये tan इनवर्स क्या होता है, ये तुम्हारा एंगल दिखाने का एक टेक्निक होता है बस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 विच इज 60 डिग्रीज, है ना। 60 डिग्रीज हो गया हमारा। नाउ आगे यहाँ पे भी हम लोगों ने वही चीज किया है, tan थीटा निकाल दिया हम लोगों ने। आरव जल्दी वापस आओ। 40/30 को 53 मिनट, हाँ
अरे ये तुम कर ही नहीं पाओगे, ये कैलकुलेटर करता है, दिस इज नॉट सपोज टू बी डन बाय यू। हाँ, आंसर उस पर छोड़ देना है। मैं बोल रहा हूँ आंसर ऐसा मिलेगा ही नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों को जो वैल्यूज तुम्हें पता है वही दिया रहेगा, या तो √3 या तो 1/√3 या फिर तुम्हारा 1 या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं 0, ऐसे में ऐसे ही वैल्यूज मिलेंगे तुम लोगों को। वरना अगर कोई अजीब वैल्यू मिल रहा है, ये तो तुम कभी कर ही नहीं सकते, यू कांट डू दिस, ये कैलकुलेटर से तो किया जाता है तुम्हारा। ठीक है ना। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली तुम्हारा एक वो जीरो वाला था ना, या फिर एक ट्रायंगल वाला था, उसी का ही क्या बोलते हैं एक एडवांस्ड वर्जन है बस। ठीक है, यहाँ this law states that when the number of vectors are represented in both magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in order, then their resultant is represented in both magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. Consider a four vector A, B, C, and D acting in different directions that lie in a plane as shown in figure. ये है तुम्हारा A, B, C and D. ठीक है, तो इन सबको हमें ऐड करना है। ये सभी के सभी वेक्टर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? ड्रॉ अ वेक्टर, कंसिडर यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, इन सभी के सभी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। वी टुक देम इन ऑर्डर, वी टुक देम इन ऑर्डर। ठीक है, तो ये अगर मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हम लोगों को देखने को मिलेगा दिस बिकम्स माय ए प्लस बी। और अगर ये मेरा सी है तो दिस बिकम्स व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी। और अगर ये ए प्लस बी प्लस सी है और ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम आवर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो ये कोई नई चीज नहीं है, हम लोगों ने क्या किया है, हाँ, वी ऑल वी हैव डन इज एक पूरे के पूरे पॉलीगॉन को मल्टीपल ट्रायंगल्स में हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। वी हैव बेसिकली ब्रोकन द पेंटागन इनटू 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स, और 3 डिफरेंट ट्रायंगुलर एडिशंस का इस्तेमाल करके हम लोगों ने हमारा आंसर बाहर निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। It follows the commutative law, a plus b is equal to b plus a। यहां पे देखो, ये है तुम्हारा वेक्टर ऐसा a, ये है तुम्हारा b वेक्टर b, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारा हो जाएगा a प्लस b, है ना। ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा a वेक्टर है, और ये मेरा b वेक्टर है। ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे खड़ा रहूं, ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा b वेक्टर है, a प्लस b। अब इसका उल्टा करके देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास b इसी के पैरेलल बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये b वेक्टर है, ये तुम्हारा a वेक्टर है, b वेक्टर b के पैरेलल है, a वेक्टर a के पैरेलल है ना। सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, या फिर b वेक्टर प्लस a वेक्टर भी तुम्हारा क्या दे रहा है, b वेक्टर प्लस a वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के दोनों सेम है क्या? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, they are both parallel to each other, so a vector plus b vector is the same as b vector plus a vector, b vector a vector, b vector plus a vector, a vector b vector, a vector plus b vector, ये दोनों के दोनों हमारे सेम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर बाहर निकाल दो, b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सेम क्या बोलते हैं जो तुम्हारा कम्यूटेटिव था वैसे ही तुम्हें यहाँ पे लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। नाउ इसको अगर देखना है तो कैसे देखोगे?
अगर तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा हुआ है एक ए वेक्टर दे रखा हुआ है, फिर उसके बाद तुम्हें बी वेक्टर दे रखा हुआ है, फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे लेट्स से सी वेक्टर दे रखा हुआ है, ऐसा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या मिला तुम्हें, ए प्लस बी वेक्टर। अब ये ए प्लस बी वेक्टर जो है, इस ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये आगे जाके तुम्हारे सी के साथ ऐड हो रहा है, इसके कारण तुम्हारा क्या आ रहा है, ऐसा बन जा रहा है, इट इज बिकमिंग लाइक सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अक्रॉस ये तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बन जा रहा है। ठीक है, सो ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और ज्यादा समझ में आएगा, अभी के लिए इतना ही देखो। तो इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्केलर के लिए लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी बिकम्स लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, और ये तुम्हारा दूसरा ए प्लस जीरो जो वेक्टर है, जीरो वेक्टर क्या होता है तुम्हारा, बिना मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, उसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ए, सॉरी ऐड करोगे तो हमें ए मिलेगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, a particle has a displacement of 12 meters towards east and 5 meters towards the north, ठीक है, 5 meters towards north and 6 meters vertically upwards, ठीक है, find the एक सेकंड क्या था, and then 6 meters vertically upwards, ऊपर ही तो हुआ। जेड एक्सिस पे जा रहा है क्या, ऐसे गया और ऊपर चला गया, नो नो, ठीक है देखते हैं। सब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द थ्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन तुम्हारा सबसे पहला क्या है, ये तुम्हारा 12 है, ये तुम्हारा 5 है, ठीक है, 12 मीटर्स और 5 मीटर्स तुम्हारा ओ बी वेक्टर तो मिल गया, ठीक है, ये ओ ए वेक्टर है, ये तुम्हारा ए बी वेक्टर है, तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 13, फिर इसके बाद 13 के साथ तुम और क्या ऐड कर रहे हो, 6 ऐड कर रहे हो, ठीक है, दैट इज ये पता नहीं ये किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब तो क्या बोलते हैं सीधा ही होना चाहिए था नॉर्थ के डायरेक्शन में, अब वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब क्या वो बुक के बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे को नहीं पता है। हाँ, ये नॉर्थ में उन्होंने थोड़ा अजीब बना के रखा हुआ है। हाँ नहीं, ये देखो, नहीं ये ऐसे ऐसे हो सकता है तुम्हारा, लाइक बेसिकली तुम्हारा शुरुआत हुआ ऐसे, हाँ 12 मीटर्स प्लस तुम्हारा यहाँ पे वो क्या बोलते हैं नॉर्थ चला गया थोड़ा सा, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, ऐसे भी हो सकता है, तीनों के तीनों वी डोंट नो, हमें पता ऐसे भी तो हो सकता है, तुम नॉर्थ चले गए, फिर उसके बाद तो सॉरी पहले तुम ईस्ट में थे, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे पहुंच के नॉर्थ चले गए, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पहुंच के कैसे चले गए, तीनों के तीनों अभी भी 90 डिग्रीज है, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब, है ना, ये ईस्ट, आई नो आई नो, दैट्स व्हाट आई एम आल्सो थिंकिंग, ठीक है, सो ओ ए तुम्हारा प्लस ये मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में तुम्हारे पास 12 मीटर स्क्वायर प्लस 5 मीटर द होल स्क्वायर का होल रूट करा तो हमें 13 मिल गया, फिर उसके बाद ओसी निकालने के लिए, ठीक है, ओसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ओबी दे रखा हुआ है प्लस बीसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अगेन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग क्या करके स्क्वायर करके रूट कर देंगे, स्क्वायर करके सम निकाल के रूट कर दिया, यू विल गेट 14.32, तो इसमें तुम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल्स में लाने के लिए कोई भी तुम्हारा नंबर दिया हो उसका स्क्वायर रूट तुम्हें एटलीस्ट 2 डेसिमल तक एक्यूरेटली देना ही पड़ेगा। हाँ, यू आर नहीं, रूट के अंदर छोड़ने का ये पॉइंट बनता ही नहीं ना, ये तो तुम्हारा एक इंटरमीडिएट है, इसका इस्तेमाल करके कुछ और भी तो सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं अगर तुम्हारे पास
समझ लो ये एक्सेलरेशन है, तुम्हें फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन तुमने ऐसे निकाल दिया, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का इसका इस्तेमाल करके ही हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, सो डोंट थिंक कि क्या बोलते हैं रूट में रखना इज अ चॉइस। तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करना है कि रूट से तुम लॉन्ग डिविजन मेथड का इस्तेमाल करके डेसिमल्स में अपने पॉइंट्स को लेके आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट कम डिसेबल नहीं कर सकते क्या? नेक्स्ट, ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, if a vector b is to be subtracted from a vector a, then we have to invert the vector b, that is b का हमें नेगेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन एड इट विद द वेक्टर a। ठीक है, यहाँ पे भी वेक्टर एडिशन करना है, मगर सबसे पहले क्या करना है, हमें बी वेक्टर को हमें उसका नेगेटिव बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ पे ये दे रखा हुआ है, ऐसा एक वेक्टर, ये ए वेक्टर दे रखा हुआ है, ये बी वेक्टर दे रखा हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ए, सॉरी सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। तो बी को क्या कर दिया, तुम्हें निकालना है ये, बी को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी का नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव बनाने के बाद तुम क्या कर सकती हो, बाय यूजिंग आइदर पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल का इस्तेमाल करके यू कैन फाइंड द वेक्टर। सो दिस रिप्रेजेंट्स क्या, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब अगर तुम्हें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए को पीछे खींच लो। ठीक है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या बन गया, माइनस ए वेक्टर। तो तुम्हारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अगेन थिंक ऑफ इट एज एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ये डायरेक्शन आ जाएगा तुम्हारा, दिस विल बिकम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव निकालना है, नेगेटिव निकाल के ऐड कर देना है, बस नेगेटिव निकालो और ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड कर दो। समझ में आ गया, दिस इज हाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्क्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो यही सेम चीज किया है, यहाँ पे तुम्हारे पास ए वेक्टर है, तुम्हारे पास बी वेक्टर है, इसको ऐड करना है तुम दोनों। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर निकाला, ये मेरा बी वेक्टर था, हाँ, ए वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, बी वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो तुमने नेगेटिव बी वेक्टर लिया तो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, सो ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ एडिशन से तुम क्या कर सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर तुम्हारा ये वाला वेक्टर बन जाएगा। सो दिस विल रिप्रेजेंट योर ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि यहां पे देखो ये मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, these two are not equal. Why are they not equal? Because they are having opposite directions. a minus b वेक्टर तुम्हारे b minus a वेक्टर का नेगेटिव है, b minus a वेक्टर a minus b का नेगेटिव है, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस पे जा रही है, सो इट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या है, हाँ, इट डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ आल्सो। तुम्हारा a माइनस बी माइनस सी इज नॉट द सेम एज a माइनस बी माइनस सी। ये तो तुम लोगों ने रैशनल नंबर्स और नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, इन सब में तुम लोगों ने सीखा हुआ है। नाउ इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर सकता है, दैट इज लैम्डा ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा a माइनस लैम्डा तुम्हारा b, इसको फॉलो करता है। Two forces of 5 newtons towards east and 7 newtons towards south act on a particle। ठीक है, एक 5 न्यूटन्स ईस्ट के डायरेक्शन में काम कर रहा है तुम्हारा, एंड -7 न्यूटन्स साउथ के डायरेक्शन में काम कर रहा है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स।
तो यहाँ पे ए वेक्टर है तुम्हारे पास, यहाँ पे द टू रिजल्टेंट फोर्सेस ए एंड -5 न्यूटन एंड बी -7 न्यूटन किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा ये बताओ। हाँ, जस्ट मेरे को बताओ कि अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 5 न्यूटन ऑफ फोर्स दे रहा है। -7 न्यूटन ऑफ फोर्स होता क्या है, व्हाट इज -7 न्यूटन फोर्स मीन? पुल, पुल फोर्स ऐसे लगा रहे हो, -7 न्यूटन मतलब अपनी तरफ खींच लिया तुम अपने इस चीज को, ठीक है। एग्जैक्टली, तुम्हारे पास यहाँ पे जो -7 न्यूटन है, अब ये क्या करेगा, -7 न्यूटन का मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ तुम्हारा पुलिंग इट, इट इज पुशिंग इट, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। हाँ, तुम्हारा एक तरह से तुम ये यही देख लो, फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस 49, है ना, 5 स्क्वायर प्लस -7 द होल स्क्वायर गिव्स यू तुम्हारा फोर्स इज इक्वल टू 20 प्लस 5 प्लस 49 इज इक्वल टू √74। ये अभी भी 90 डिग्रीज है। जब एंगल्स आना शुरू होंगे तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो रिजॉल्व रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन इन 2 डायमेंशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर को दो अलग अलग भागों में बांट देना, उसके हॉरिजॉन्टल भाग में और उसके वर्टिकल भाग में, किसी एक एक्सिस के भाग में तुम्हें दोनों को बांट बांट देना है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। नाउ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर into two or more vectors in different direction which collectively produce the same effect as produced by a single vector alone is known as resolution of a vector, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ऐसा एक क्या बोलते हैं एक्सिस है, ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तुम्हारे पास एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। इस वेक्टर को तुम क्या कर सकते हो, तुम स्प्लिट करके इसको एक हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी में भी डाल सकते हो, एक वर्टिकल क्वांटिटी में भी डाल सकते हो, ठीक है। सो ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे होने चाहिए ताकि जो रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारा निकल के आए दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, तुम बेसिकली एक को तुम क्या बोलते हैं सेपरेट कर दे हो, दूसरे को तुम अलग कर दे रहे हो, ठीक है, सो दैट सबको अगर वापस लेके आ जाए तुम्हारे पास सेम नंबर ऑफ एग्स होने चाहिए। अगर इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम लोग ऐड कर दे, वी शुड गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और ये किया क्यों जाता है, ये किया इसलिए जाता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो तुम्हारे वेक्टर्स होते हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा आसान रहता है। इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द क्वेश्चंस, ये सब कुछ करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ऐसा देखो, यहाँ पे वो भी एग्जांपल दिखाता हूं, तुम्हारे पास एक वेक्टर ऐसा है, तुम्हारे पास एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। हाँ, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री नहीं है, मगर तुम क्या कर रहे हो, तुम इस वेक्टर को तुम ऐसे यहाँ पे और ऐसे डाल दे रहे हो दूसरे वेक्टर को, दैट इज ये वाला जो वेक्टर है इसको तुमने क्या कर दिया, ये ए वेक्टर है, इसको तुमने ऐसे दोनों दोनों फॉर्म में लिख दिया, और उसी तरह से तुमने क्या किया, ये जो बी वेक्टर है इसको भी तुमने दो भागों में बांट दिया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी ये नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में बांट दिया। इजंट इट इजियर नाउ, तुमने क्या किया, एक मेन वेक्टर को दो अलग अलग हिस्सों में बांट के रखा हुआ है, इस वेक्टर को भी दो अलग अलग हिस्से में बांट के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग क्योंकि दोनों के दोनों ऑपोजिट है, ऐड करते वक्त एक दूसरे को काट देंगे या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर ये है, ये दोनों के दोनों तुम्हारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ तुम्हारे ऐसे क्या बोलते हैं रैंडम पोजीशन में जाने वाले अगर तुम्हारे पास वेक्टर्स दे रखे हुए हैं, सो व्हाट कैन यू डू, यू कैन एक तरह से रिजॉल्व इट इन टू डिफरेंट, एक ही वेक्टर को दो अलग अलग भागों में बांट के रख देंगे हम लोग ताकि इवेंचुअली ऐड करना आसान हो जाए। It is much more easier to add this when we have resolved it, और ये हम लोग बहुत ज्यादा देखेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, तुम्हारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और उसके ऊपर तुम्हारे पास एक बॉल जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, बॉल जो है नीचे की तरफ जा रहा है,
इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इसके ऊपर वेट का एक फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर तुम्हारा रोलिंग फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर तुम्हारा फ्रिक्शन भी लग रहा है। इट इज सो हार्ड टू सॉल्व ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट रिजॉल्विंग दैम। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं, इस ये जो जो वेट है इसको मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि वेट एक एंगल में है तो तुम्हारा इस वेट को मैं दो भागों में बांट सकता हूं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो नीचे का जो एंगल था इसको मैंने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। दैट इज वेट क्या कर रहा है, वेट तुम्हारा इस डायरेक्शन में जाने वाला जो वेट है वो लिटरली तुम्हारे मूवमेंट के स्पीड को बढ़ा रहा है। इस डायरेक्शन में जाने वाला वेट जो है उसे सरफेस की तरफ चिपका के रखा हुआ है। ठीक है, दिस वेट, दिस क्या बोलते हैं, वेक्टर इज लिटरली होल्डिंग द बॉल इन दैट पोजिशन। ठीक है, हाँ, ऐसे उड़ 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 के ना चले जाए, है ना। तो यहाँ पे एक वेक्टर जो है तुम्हें सरफेस की तरफ चिपका के रखा हुआ है, दूसरा वेक्टर क्या कर रहा है, तुम्हारे बॉल को आगे जाने में मदद कर रहा है। ठीक है, और अगर क्या तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन तुमने कैलकुलेट कर लिया, तुमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, तो तुम्हें पता चल सकता है कि कितने फोर्स से तुम्हारा बॉल नीचे की तरफ जा रहा है। सो रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनदर तुम्हारा क्वेश्चन आता है ऐसा वाला, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे और यहाँ पे देयर आर टू क्लिप्स जिसके थ्रू तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक बॉल है जो अटैच नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, ये पूरा का पूरा बॉल आ रहा है, सो गए, मैं खींच के थप्पड़ मारूंगा मैं। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि इस तारों पे टेंशन कितनी आ रही है। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन में से है ये, कितनी टेंशन तुम्हारी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, mg नीचे की तरफ है, तुमने क्या किया, तुमने दो अलग अलग टेंशंस को, दैट इज इसको तुमने इस तरह से और इस तरह से रिजॉल्व कर दिया। इस स्ट्रिंग पे जो लग रहा है फोर्स, इसको तुमने ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर दिया। इस स्ट्रिंग पे लगने वाले फोर्स को तुमने ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर दिया। ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इक्वल फोर्स होने के कारण, जिसके कारण तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचे। सो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी तुम्हारी, टेंशन विल बी इक्वल टू द वेट। तो एक एक पे तुम्हारा कितना टेंशन जाएगा, आधा आधा टेंशन जाएगा, जितना मास है उसका आधा आधा तुम्हारे दोनों के पास चले जाएगा। सो रिजॉल्व करना जो होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। ये मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोगों ने 9th क्लास और 10th क्लास में एक्चुअल फिजिक्स देखा नहीं है। फिजिक्स इज मैथ्स, पूरा का पूरा मैथ से भरा हुआ है तुम। और यहाँ पे भी तो ट्रिग्नोमेट्री भी आने वाली है, हम लोग जब रिजॉल्व करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री में का तो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हाँ, नहीं अभी नहीं, बाद में। वो क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट रैंडम। अभी जैसे ही हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा, मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का टॉपिक है, जब हम लोग उस पे जाएंगे तो हम लोग और ज्यादा डिटेल में देखेंगे उसको। ठीक है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि एक चीज को रिजॉल्व किया ही क्यों जाता है, दो अलग अलग वैल्यूज में स्प्लिट किया ही क्यों जाता है, सो दैट द कैलकुलेशन बिकम इजियर। हाँ, 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 जाओ जल्दी जाओ, मुंह धो के भी आओ, जाओ। बैठे बैठे सो जाते हो यार तुम लोग। मैं 2 बजे सोया हूँ, 2 बजे सो के मैं 6 बजे उठ भी गया, और 6 बजे उठ, 6 बजे से फिर मेरे को नींद भी नहीं आई, पानी मेरे को भरना पड़ता है। तुम लोग 10-10 घंटे सोने के बाद भी क्या बोलते हैं ऐसे। हाँ, किसने मना किया तुम्हें? हाँ, तो यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल ना। क्या बोलते हैं, सुबह उठ के पढ़ने के लिए आना है, मगर यहाँ पे ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, सांप हिलने की तरह अगर तुम हिल रहे हो। हाँ, आरफ बीच इसमें वो बोलना नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे आधा कमेंट तो यही आएगा ना कि क्या बोलते हैं, कौन सा बेशरम इंसान है मेरे क्लास, तुम्हारे क्लास में जो क्या बोलते हैं ऐसे क्या बोलते हैं सो रहा है। So the process of splitting a single vector into two or more vectors in different directions, which collectively produce the same effect produced by a single vector alone. एक ही वेक्टर का सेम क्या बोलते हैं इफेक्ट, तुम उसे क्या कर रहे हो, दो अलग अलग वेक्टर्स में बदल दे रहे हो। ठीक है, अलोन इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर।
The various vectors into which a single vector is split are known as the components of a vector. अलग अलग components बोला जाता है. Resolution of a vector into two component vectors along the direction of the two given vectors is unique. To understand the resolution of a vector in the component vectors, let us discuss the vector as a combination of unit vectors. ठीक है. वेक्टर अभी तक तुम्हारे सिर्फ 5 न्यूटन 4 न्यूटन कितना आसान लग रहा था. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेक्टर को वेक्टर की तरह ही देखने वाले हैं. दैट इज हम लोग एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप के फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स के साथ. तो हमारे पास क्या हो रहा है, a vector r can be expressed as a linear combination of two unit vectors I cap and j cap at right angles to each other, है ना. फॉर एग्जाम्पल 2,3 जो पॉइंट था उसको मैं 2i कैप प्लस 3j कैप के फॉर्म में लिख सकता था, है ना. तो वही चीज यहां पे भी हो रही है. हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द वेक्टर्स को पूरा का पूरा. दैट इज क्या बोलते हैं, किस तरह से वेक्टर को देखा जाता है, आई कैप जे कैप के कैप के हिसाब से जो देखा जाता है उसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट, दैट इज लेट r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है. r इज इक्वल टू xi cap plus yj cap. The vectors xi cap and yj cap are called the perpendicular components of the vector r. The scalar x and y are called the components or the resolved parts of r in the direction of x axis and the y axis. तो तुम्हारे पास अगर एक वेक्टर दे रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, तो 3i cap is the component along the x axis, 4j cap is the component along the y axis and 5k cap is the component along the z axis. ठीक है. ai cap plus bj cap plus ck cap, a is the component along the x axis, b is the component along the y axis and c is the component along the z axis. इस तरह से तुम्हें पूरा का पूरा देखना है. ठीक है. नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर r is equal to क्या हो जाएगा, अगेन तुम्हारा क्या बन रहा है, इट इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम. राइट एंगल बन रहा है तुम्हारे पास. पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, r is equal to रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है. नाउ इफ थीटा इज द इंसिडेंट एंगल, if theta is the incident angle of r with the x axis, then angle theta is equal to what, tan inverse opposite side upon adjacent side y upon x. तो तुम्हारा जो एंगल होता है यूजुअली हम लोग tan का थ्रू ही लेते हैं. ठीक है. क्योंकि हमें दोनों के दोनों कंपोनेंट्स मालूम होते हैं तो tan का इस्तेमाल किया जाता है. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, रूट अंडर xi कैप प्लस yj कैप. मैग्नीट्यूड तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा. ठीक है. डायरेक्शन तुम्हें क्या बोलते हैं, xi कैप yj कैप करके तुम्हें मिल सकता है. रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग अ गिवन डायरेक्शन. ठीक है. सो नाउ ड्रॉ OQ टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर R. यहां पे OQ जो है तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है in the magnitude and direction. From the point O, draw a line OP. Draw a line OP parallel to the vector A. OP parallel to the vector A. From the point P, draw a line PQ parallel to the vector B. ये ऊपर का ही एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, parallel to the vector तुम्हारा Q. So यहाँ पे क्या हो रहा है, then these two lines intersect at point P as shown below. ये दोनों के दोनों तुम्हारे पॉइंट P के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं. फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ की वैल्यू, है ना. तो ये जो OQ है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट, इज द सम ऑफ OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर. यही है ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ एडिशन. ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ एडिशन में तुम्हारा राइट एंगल होना की कोई क्या बोलता है लॉ नहीं है, कोई भी एंगल में तुम कर सकते हो. सो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर. ठीक है. नाउ बट OP and PQ are two component vectors of R in the direction of A and B. यहां पे OP and OQ are vectors in the direction of, OP and PQ are two component vectors of R in the direction A and B respectively. Then OP is equal to lambda A and PQ is equal to mu of B, where lambda and mu are the two real numbers. This is also illustrated in the figure as shown. तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, दिस ये जो वैल्यू है, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसको हम लोगों ने क्या कर रखा हुआ है, हम लोगों ने
लैम्डा ए और लैम्डा बी के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। वी बेसिकली स्प्लिट वन वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स। ठीक है, एक ही वेक्टर को हम लोगों ने दो वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया इसको। ठीक है, लैम्डा ए प्लस म्यू ऑफ बी। ठीक है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स आर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी तुम्हें मिल रहा है। So the rectangular components of a vector in a plane. When a vector in a plane is split into two component vectors at right angles to each other, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा एक वेक्टर था। ठीक है, ऐसा तुम्हारे पास जैसे ए वेक्टर था तुम्हारे पास, इसको तुमने क्या कर दिया, दो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में बांट दिया विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों के बीच में तुम्हारे पास एंगल कितना दे रखा हुआ है, 90 डिग्री एंगल दे रखा हुआ है। ठीक है, देन व्हेन each other, the component vectors are called the rectangular components of that vector. The resultant vector is given by तुम्हारा rectangular components of A क्या हो जाएगा, A vector is equal to A का x component I cap, A vector का x component I cap मतलब x के डायरेक्शन में, प्लस ay, the y component A j cap, that is तुम्हारा magnitude of A in the y direction multiplied by the unit vector j cap. ठीक है, the magnitude of vector A is equal to root under ax square plus by square. ठीक है, ax square plus by square के बराबर हो जाता है। We can also find the angle theta between them. Tan theta is equal to क्या, ay upon ax, opposite side upon adjacent side तुम्हारा निकल के आ रहा है। ay upon ax has become opposite side upon adjacent side. So तुमने क्या किया, you had a vector like this, इसको तुमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया एंड गेव इट द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, इसको तुमने एक वर्टिकल कंपोनेंट दिया एंड यू गेव इट द डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, तो दिस बिकेम तुम्हारे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर तुम्हारे वेक्टर्स बन गए। एक ही वेक्टर को तुमने स्प्लिट करके दो अलग अलग वेक्टर्स में बांट के रखा हुआ है, और इसी को हम लोग बोलते हैं द ट्रायंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, और डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन तुम्हारे ए की एक्स डायरेक्शन में होगी और ए वाई की वाई डायरेक्शन जे एक्सिस में होगी, या फिर सॉरी वाई एक्सिस में होगी, या फिर जे जे के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, where ay and ax are the split vectors components of A in the direction of j and I respectively. Now, the greatest and the least resultant of the two forces acting at a point are 29 newtons and 5 newtons respectively. If each force is increased by 3 newtons, find the resultant of the two new forces acting at right angles to each other. तो हमें पूछा क्या गया है, हमें let P and Q be the two forces, the greatest and the least of the greatest and the least resultant of the two forces acting at a point at 29 newtons and 5 newtons. ठीक है, if each force is increased by 3 newtons, so अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं ये लोग। ओके फाइन, ये मेरे को समझ में नहीं आया था। The greatest and the least resultant of the two forces acting at a point are 29 newtons and 5 newtons respectively. दैट इज अगर तुमने दो वेक्टर्स इन्होंने क्या किया है, ऐड करने के बाद 29 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 5 न्यूटन्स मिल रहा है। ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट क्या बोलते हैं, लीस्ट रिजल्टेंट। तो एक नया वर्ड है, ये मैंने कभी सुना नहीं था। ठीक है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स मींस, ग्रेटेस्ट मतलब दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया वो रिजल्टेंट मिला, लीस्ट मतलब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया वो वैल्यू मिला। ठीक है, सो लीस्ट रिजल्टेंट हमें दे रखा हुआ है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है, तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है, तुम क्या कर सकते हो आसानी से, यू कैन फिगर आउट द वैल्यूज, है ना। तो p की वैल्यू 11 हो जाएगी, q की वैल्यू तुम्हारी 12 हो जाएगी। सेम यार, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। क्या हुआ, हाँ होश में हो ना तुम, हाँ अनस, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं, हाँ हिल रहे हो बहुत, हाँ सोया करो यार, संडे के दिन सैटरडे को क्या बोलते हैं 9-10 बजे को सो जाए।
When each force is increased by 3 newtons, then P dash becomes क्या? P plus 3, 20 newtons. Q dash becomes 12 plus 3, 15 newtons. Resultant क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? Resultant will become इन दोनों के दोनों magnitudes का स्क्वायर का सम का रूट. ठीक है. सो व्हाट इज एक नया चीज जो तुम लोगों को सुनने को मिल रहा है वो क्या है? ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट. ठीक है. ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का वेक्टर्स का सम. लीस्ट रिजल्टेंट मतलब इन दोनों के वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन. ठीक है. ये वाला इसमें इसको समझाना है इसको. हाँ, ये वाला कैसे आया? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके कर सकते हो. एलिमिनेशन ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे पास. ठीक है. 2p इज इक्वल टू 34, p इज इक्वल टू 17. ठीक है. जस्ट ऐड कर दिया, क्यू और क्यू कट गए. सो 2p तुम्हारा 34 के बराबर हो गया. p की वैल्यू 17 हो गई और q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 माइनस 12 5 होता है. 5 मिल गया तुम लोगों को. ठीक है. रिजल्टेंट फोर्स भी तुम लोगों ने निकाल दिया. इसमें इसमें कोई भी डाउट है कहीं पे भी? पक्का? नो. नाउ द रिजल्टेंट r makes an angle theta with a. अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? tan इनवर्स अगेन ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. 15 अपॉन 20 तुम्हारा tan इनवर्स 0.75 अगेन 36 डिग्रीज एंड तुम्हारे पास 52 मिनट्स. Thus, the resultant of the two forces P dash and Q dash are 25 N and the angle between them is 36 degrees and 52 minutes. ठीक है. तो ये कैसे दिख रहा है तुम्हारे पास? लिटरली लुकिंग लाइक दिस. ये हो गया तुम्हारा P डैश, ये हो गया तुम्हारा Q डैश और ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट और ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल. द रिजल्टेंट इज हाउ मच? द रिजल्टेंट इज 25 न्यूटन्स, सॉरी 25 न्यूटन्स और ये है तुम्हारा रिजल्टेंट एंगल 36 डिग्रीज एंड 52 मिनट्स. ठीक है. ये तुम्हारा A डैश हो गया, ये तुम्हारा B डैश हो गया. ठीक है. ए डैश और बी डैश का रिजल्टेंट निकाल दिया तुम लोगों ने. रिजल्टेंट निकालने के बाद तुम्हारा एंगल भी निकाल दिया. ठीक है. हमेशा वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद पूछा या ना पूछा हो तुम्हें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना होता है. एवरी सिंगल टाइम यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट अ वेक्टर इज, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी मेंशन. ठीक है. अ पर्सन इज वॉकिंग in the following patterns: 3.1 kilometers north, then 2.4 kilometers west, and finally 5.2 kilometers south. ठीक है. that is north, west और south. ठीक है. sketch the vector diagram then that represents the motion. ये वाला वेक्टर डायग्राम बना दिया तुम लोगों ने. हाँ, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर तुम्हारा साउथ की तरफ जा रहा है. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम. ठीक है. हाउ फार द पर्सन विल बी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन से कितना दूर होगा तुम्हारा बंदा. ठीक है. तो तुम्हारा क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है. यू हैव टू फिगर आउट द डिस्प्लेसमेंट. अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये और ये वेक्टर जो है इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला? ये वाला वेक्टर मिला. हाँ कि ना? ये वाला वेक्टर ए और बी वेक्टर को ऐड करके तो हमें क्या मिला? ये वाला वेक्टर मिल गया. ठीक है. ये वाला वेक्टर मिला. ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा? ये वाला वेक्टर मिलेगा. सो दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तुम्हारा प्लस सी वेक्टर. यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने. ठीक है. सो एक और बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को मैं यहाँ पे. ठीक है. ये था O, O से लेके A के पास गया, A से लेके वो B के पास गया और B से लेके वो C के पास गया. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा था, यहाँ पे डायरेक्शन A से लेके B की तरफ था. तो दिस वेक्टर बिकेम ऑटोमेटिकली व्हाट? माय A प्लस B वेक्टर. अब A प्लस B वेक्टर इस डायरेक्शन में है, B से यहाँ पे जा रहा है, द रिजल्टेंट विल बिकम A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. ठीक है. A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर मिल रहा है तुमको. The final position is represented by A vector plus B vector plus C vector 3i cap plus minus 2.4 j cap minus 5.2 j cap. तो यहाँ पे तुम्हारे पास
ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 3 i कैप, 3 j कैप ही है तुम्हारे पास, है ना? 3 j कैप माइनस 2.4 i कैप एंड माइनस 5.2 j कैप। सो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जा रही है? देखो एक चीज है, आई को आई के साथ ही रखो, जे को जे के साथ ही रखो और के को के साथ ही रखो। आई और जे को तुम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम्हारे पास दो वैल्यूज थी, 3 i कैप, 3 i कैप और यहाँ सॉरी 3 j माइनस 3 j कैप माइनस 2.4 i कैप एंड माइनस 5.2 j कैप था। ठीक है, तो जे कैप और जे कैप तुम्हारे एक साथ चले जाएंगे और तुम्हारा आई कैप है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए कोई और बंदा है नहीं। जिस तरह से तुम लोग अलजेब्रा करते थे ना, हाँ, 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 2y, तो क्या करते थे, x को x के साथ ऐड किया करते थे, y को y के साथ ऐड किया करते थे, है ना? फिर उसके बाद तुम लोग अपना वैल्यू निकालते थे। वही चीज यहाँ पे भी करना है तुम लोगों को, ठीक है? सो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.2 किलोमीटर्स, हेंस द पर्सन विल बी 3.2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब tan निकालना है, दैट इज तुम्हारा फाइनल चीज क्या है, यू हैव टू फिगर आउट हाउ मच। ये तुम्हारा वेक्टर हो गया, ठीक है? दिस इज योर वेक्टर, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। अब तुम्हारे को एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, y का कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x का कंपोनेंट, माइनस 3.1 तुम्हारा y कहाँ गया, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। यहाँ पे मिस्टेक लिख रहा है मेरे को। हाँ, नेगेटिव में क्यों नहीं है, मतलब नेगेटिव में क्यों है कि नहीं है? क्यों है? इसलिए बिकॉज वो वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। तुमने क्या किया है, तुमने नॉर्थ के डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव लिया है, ईस्ट के डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव लिया है, साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन को तुमने नेगेटिव ले रखा हुआ है। दैट इज द रीजन। हाँ, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तुम अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन को हम लोग यूजुअली पॉजिटिव लेते हैं, साउथ और वेस्ट में जाने वाले डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, नॉट जस्ट नाउ। 7th 8th 9th में भी तुम लोगों ने किया था, वो बंदर का जो एग्जांपल था तुम्हारा। हाँ, चलो। सो पानी लाया तुम लोग? नहीं पानी चाहिए? एक और गिलास लेके आता हूँ, भर दो तब तक मैं गिलास लेके आ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इन्होंने ये क्यों लिया है?
रिजल्टेंट का एंगल लिया जाता है तुम्हारा, तो बेसिकली हमेशा रिजल्टेंट का एंगल लिया जाता है, तो उन्होंने 3.1 कैसे ले रखा है इन्होंने यहाँ पे? यहाँ पे -2.1 अपॉन 2.4 होना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज मैं चेक करके देखता हूँ वाला क्वेश्चन। हम्म ओके, नेक्स्ट। ये वाला मैं थोड़ा चेक करके बता दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में बता दूंगा। रेजोल्यूशन ऑफ अ स्पेस वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है तुम्हारे पास, हाँ -2.4 -2.1, तो -2.1 होना चाहिए तुम्हारे पास। y के डायरेक्शन में -2.1 है, x के डायरेक्शन में -2.4 है, -2.4 और -2.1 होना चाहिए था यहाँ पे, मगर गलत लिखा हुआ है शायद से, आई जस्ट फील कि गलत है, अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा अगली क्लास में। रेजोल्यूशन ऑफ अ स्पेस वेक्टर इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, तो प्लेन के अंदर तुम्हारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ x और y थे। अब तुम्हारा स्पेस के अंदर तुम्हारा एक और वेक्टर आ जाता है x, y और z। ठीक है, एक काम करते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 2 बजने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग 10 मिनट, 2 घंटे खत्म होने वाले हैं, ठीक है।